नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। बजट पेश हो चुका है। बजट की 20 बड़ी बातें क्या हैं? वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साल 2016 और 17 के लिए जो आम बजट पेश किया है, इस बजट में पहली नजर में जेटली का जो बजट है वो गरीबों और किसानों का बजट कहा जा रहा है। वहीं आम लोगों के लिए लग्जरी थोड़ी महंगी भी जरूर की गई है। तो बजट की जो 20 बड़ी बातें हैं वो आपको बताते हैं। जी, यहां पर आप देखिए बजट की 20 बड़ी बातें क्या। एक नंबर का जो फैक्ट है वो है कि 5 लाख रुपए तक की कमाई पर 3,000 रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी। अब 2 नंबर, 1 करोड़ से ज्यादा आय पर 15% का सरचार्ज लगाया जाएगा, जो पहले 12% था। नंबर 3 बात यह है कि 60,000 रुपए तक के मकान भाड़े पर टैक्स नहीं, ये 60,000। नए कर्मचारियों का जो पीएफ है वो 3 साल तक वो सरकार देगी, ये एक और राहत की बात है। तो नए कर्मचारियों का पीएफ 3 वर्ष तक सरकार देगी। काली कमाई घोषित करने का एक और मौका दिया गया है, थोड़ी रियायत दी गई यहां पर कि भाई आप जो ब्लैक मनी है, काला धन है, जिस पर बहुत हायतोवा होती थी, आप उसको घोषित कर सकते हैं। उसका पूरा प्रोसीजर बताया है। जो छठवां तथ्य है वो है कि सोने और हीरे के जो जेवरात हैं ये महंगे हो गए हैं। तो हम बता रहे हैं बजट की 20 बड़ी बातें। 7वें नंबर का जो मुद्दा है वो है कि छोटी गाड़ियों पर 1%, डीजल गाड़ियों पर 2.5% और स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल एसयूवी पर 4% इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाया गया है। यानी ये गाड़ियां जो हैं अब महंगी हो जाएंगी ये सेस लगाए जाने के बाद। बात नंबर 8 क्या है वो ये कि पहला मकान अगर आप खरीदते हैं तो आपको जो ब्याज देते हैं, आप होम लोन लेंगे, उसमें ब्याज देंगे, ब्याज में 50,000 रुपए तक की टैक्स की अतिरिक्त छूट मिलेगी आपको। अभी जो आप 1.5 लाख तक की जो लिमिट होती थी, अब वो बढ़ा के उसमें आपको 50,000 रुपए और एड ऑन हो जाएंगे। 9वां नंबर क्या है? दालों के दामों में स्थिरता लाने के लिए 900 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया गया। लेकिन यह साफ नहीं है कि इस 900 करोड़ को सब्सिडी में इस्तेमाल किया जाएगा या इस 900 करोड़ को कालाबाजारी रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जो दाम बढ़ते हैं वो कालाबाजारी से भी बढ़ते हैं, यह भी ध्यान देने वाली बात है। बात नंबर 10, सभी सर्विसेज पर 0.5% का कृषि सेस लगा दिया गया है। एग्रीकल्चरल सेस जो है यह अब इंपोज किया गया है 0.5%। 11 नंबर बात है कि बीड़ी छोड़कर सभी तंबाकू उत्पादों पर 10 से 15% टैक्स में इजाफा किया गया है। 12वां नंबर जो पॉइंट है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर यह रहा। भारत में बने फूड प्रोडक्ट्स के लिए अब 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होएगा। कि अगर आपको भारत में खाने का कोई उत्पाद बनाना है, फूड प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो आप अब 100% एफडीआई वहां से बुला सकते हैं। यानी जो वो विदेशी एफआईआई या विदेशी एजेंसियां जो भारत में इन्वेस्ट करना चाहती हैं इस फूड प्रोडक्ट बनाने में, वो कर सकती हैं 100% एफडीआई। 13 नंबर फैक्ट है, सरकारी बैंकों में 50% तक हिस्सेदारी लाने का वो प्रस्ताव किया गया। 14, 5 करोड़ से कम टर्नओवर के लिए कॉर्पोरेट टैक्स अब 29% किया गया है। ये 5 करोड़ से कम के लिए है और सड़क और हाईवे के निर्माण के लिए 97,000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया। 16 नंबर पॉइंट है कि स्वच्छ भारत मिशन के लिए 9,000 करोड़ रुपए का एक अलग से फंड बनाया गया। 2022 तक किसानों की कमाई दोगुनी करने का लक्ष्य है। हम बता दें आपको कि जब 2014 में लोकसभा चुनाव हुए थे, तब भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र में कहा गया था कि किसानों को खेती, बुवाई और फसल तैयार होने तक जो लागत लगती है, उस लागत में 50% मुनाफा जोड़कर जो प्राइस बनेगा, वो प्राइस को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा जाएगा। लेकिन अभी तक वैसा हो नहीं पाया था, इस बार प्रावधान किया गया है। 18 नंबर पॉइंट, पंचायत नगर पालिकाओं के लिए 2,87,000 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया गया है। इससे रूरल डेवलपमेंट करने की जो है होने की जो संभावना है वो ज्यादा नजर आती है। 100% 1 मई 2018 तक हर गांव में बिजली पहुंचाई जाएगी। पीयूष गोयल जो बिजली मंत्री हैं वो इस बजट के आने के बाद ये दावा, ये ऐलान दोबारा से दोहरा चुके हैं। और आखिरी जो बड़ी बात है वो है कि सस्ती दवाओं के लिए 3,000 स्टोर खोले जाएंगे। तो अरुण जेटली की पोटली से जो 20 बड़ी बातें निकली, वो 20 बड़ी बातें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो हर बार बजट में 2 चीजों पर खास निगाह रहती है जिससे आम लोगों को ज्यादा राफ्ता रहता है, ज्यादा वो उससे मतलब रखते हैं।
एक तो इनकम टैक्स कितना दिया जा रहा है, बढ़ रही है उसकी लिमिट या घट रही है, और दूसरा आम आदमी की रोजमर्रा की कौन सी चीज महंगी हुई है और कौन सी चीज जो है वो सस्ती हुई है और आपके चेहरों पर खुशी ला सकती है। तो आइए सबसे पहले बुरी खबर आपको सुनाते हैं, यानी क्या हुआ महंगा। पब्लिक यूटिलिटी रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिल। एनडीए सरकार का ये बजट समाज के कमजोर वर्गों को तो राहत देता है, मगर अमीरों पर देश को विकास की दिशा में ले जाने का जिम्मा भी डालता है। इसीलिए बजट के बाद जिन चीजों के दाम बढ़ेंगे वो ज्यादातर ऐसी हैं जो पैसे वालों के मतलब की होती है। मसलन साज सजावट। वित्त मंत्री ने सोने के गहनों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, लिहाजा गहने महंगे हो जाएंगे। सर्विस टैक्स पर सेस बढ़ने से ब्यूटी पार्लर में सजना संवरना भी महंगा हो जाएगा। 1000 रुपए से ऊपर के ब्रांडेड कपड़ों पर भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है, तो ये भी जरा महंगे हो जाएंगे। Proposed to change the excise duty on branded ready-made garments and made-up garments of textiles with a retail price of above rupees 1,000 from nil to an input tax credit of 6% oblique 12.5 with input credit to 2% without input tax credit or 12% with input tax credit. देश के बुनियादी ढांचे पर जोर देना है, लिहाजा कारों पर सेस लगा दिया गया है। इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों तरह की गाड़ियां हैं जो अब महंगी हो जाएंगी, मगर इसके उलट इलेक्ट्रिक कारों के दाम घटने जा रहे हैं जो प्रदूषण बिल्कुल नहीं फैलाती। I propose to impose an excise duty of 1% without input tax credit or 12.5% with input tax credit on articles of jewelry excluding silver jewelry other than studded with diamonds and some other precious metals. Long-term irrigation fund. वित्त मंत्री ने तंबाकू उत्पादों पर टैक्स लगा दिया है, इस वजह से गुटखा सिगरेट वगैरह महंगे हो जाएंगे। सबसे ज्यादा असर पड़ेगा सर्विस टैक्स पर सेस लगा जाने का। इससे रेस्टोरेंट में खाना, मोबाइल बिल, केबल का बिल, सिनेमा देखना और रेल हवाई यात्रा वगैरह महंगा हो जाएगा। मगर वित्त मंत्री की सोच यही लगती है कि पैसे वाले लोग ये बोझ उठा पाने में सक्षम हैं। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो जेटली साहब ने अपने बजट में सोने चांदी की ज्वेलरी पर और भी ज्यादा टैक्स का बोझ डाल दिया है। ताजा ऐलान के बाद आम लोग जेवरात की खरीद से दूर होंगे और जाहिर है कि जो सर्राफा कारोबारी हैं उनको इससे झटका जरूर लगेगा। इस बजट के बाद आपके उस शौक को भी थोड़ा झटका लगा है जिसे कि तकरीबन हर महिला देखती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गहनों के बारे में, क्योंकि इस बजट के बाद अब सोने और हीरे के गहने महंगे हो चुके हैं। ये गहने इतने सुंदर लगते हैं कि हर कोई चाहता है कि इसका ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन उनकी अलमारी में हो, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि थोड़ा आपको सोच समझ करके खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि गहनों की कीमत बजट के बाद बढ़ चुकी है। और खास करके जो हीरे के गहने हैं, जिन पर हीरे जड़े हुए हैं, हीरे ऐसे भी काफी महंगे आते हैं, सोना भी काफी महंगा आता है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि जरूरत है, शादी ब्याह का मौसम आ रहा है, ऐसे में लोग खरीदारी जरूर करते हैं। तो ये आपको अच्छे जरूर लगेंगे, लेकिन जब भी अब आप दुकान पर आएंगे तो थोड़ा आपको सोच समझ करके अपने जेब को ढीला करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन मनमीत के साथ प्रांजलि सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। तो जेटली साहब की पोटली से साल 2016 और 17 का जो बजट निकला, इस बजट में टैक्स पेयर्स को निराशा हाथ लगी साहब, ये साफ बात है। इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, हालांकि लोअर इनकम ग्रुप्स को दूसरे तरीकों से टैक्स में रियायत जरूर दी गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली जब बजट पेश कर रहे थे तो नौकरी पेशा लोग इसी बात के लिए टकटकी लगाए हुए थे कि इनकम टैक्स में छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर कितनी होगी। लेकिन लोगों को निराशा हाथ लगी, न तो छूट की सीमा बढ़ी, न ही पुराने स्लैब में कोई बदलाव हुआ। वैसे कम कमाई वालों को जरूर कुछ राहत मिली है। सालाना 5 लाख से कम इनकम वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A के तहत 5 लाख से कम कमाने वालों को जितना टैक्स बनता था उसमें 2000 की छूट मिलती थी। अब ये छूट 5000 रुपए कर दी गई है। मतलब ये कि जिन लोगों का टैक्स 5000 रुपए बना, उन्हें एक भी रुपया नहीं देना होगा। In order to lessen the burden on individuals with income not exceeding 5 lakhs, I propose the ceiling of tax rebate under section 87A from 2000 to rupees 5000. There are more than 2 crore taxpayers in this category who will get a relief of rupees 3000 in their tax liability. लोअर इनकम ग्रुप्स को किराए में भी राहत दी गई है।
जिनकी सैलरी में एचआरए शामिल नहीं है, उन्हें पहले इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 जीजी के तहत 24,000 रुपए तक की छूट किराए के मद में मिलती थी। अब उनके कुल इनकम के 60,000 रुपए पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री उन लोगों को भी 50,000 रुपए की छूट देने जा रहे हैं जो पहली बार घर खरीदेंगे। नए नियम के तहत 50 लाख रुपए तक के घर के लिए अगर 35 लाख रुपए का होम लोन लिया जाता है तो उस पर अब 2 लाख रुपए की जगह 2.5 लाख रुपए तक के ब्याज की रकम को टैक्स फ्री इनकम माना जाएगा। हालांकि हायर इनकम ग्रुप्स को बड़ा झटका इस बजट में दिया गया है। 1 करोड़ से ज्यादा सालाना कमाई वाले लोगों को पहले 12% सरचार्ज देना पड़ता था, जिसे बढ़ाकर अब 15% कर दिया गया है। कुल मिलाकर आयकर के मामले में जेटली जी का बजट ज्यादातर लोगों को रास नहीं आया है। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो इस साल का जो आम बजट है गांव, गरीब और किसानों पर केंद्रित रखा गया है। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने इन तीनों के लिए दिल खोलकर पैसे दिए हैं। अब हम उम्मीद ये करते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र जहां विकास की सबसे ज्यादा दरकार है, इस बजट के बाद वो मार्ग प्रशस्त जरूर होगा। Madam Speaker, I rise to present the budget. 2016-17 के आम बजट में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने गांवों, गरीबों और किसानों के लिए सरकारी खजाना खोल दिया है। Is in a serious crisis. Global सरकार का लक्ष्य है कि साल 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाए। सरकार ने किसानों को आय सुरक्षा मुहैया कराने के लिए 35,984 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। किसानों पर कर्ज का बोझ कम करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए अलग से इंतजाम किए गए हैं। We need to think beyond food security and give back to our farmers a sense of income security. Government will therefore reorient its interventions in the farm and non-farm sector to double the income of farmers by 2022. Our total allocation कृषि विकास के लिए 5 लाख कुएं खोदने का लक्ष्य रखा गया है। इस बजट में सिंचाई योजना के लिए 17,000 करोड़ रुपए और भूजल संसाधन के लिए 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वित्त मंत्री ने कृषि मंडी कानून में भी बदलाव का ऐलान किया है और केंद्रीय कृषि बाजार को ई प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। साथ ही 12 राज्यों के किसानों के लिए ई पोर्टल तैयार किया जाएगा। notwithstanding the contraction of global श्री जेटली ने अपने तीसरे बजट में गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने के लिए 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। This would benefit about 1 crore 50 lakh households below the poverty line in the year 2016-17. The scheme will continue for at least 2 more years to cover a total of 5 crore BPS households. साथ ही हर परिवार का 1 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा भी होगा। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत देश भर में सस्ती दवा की 3,000 दुकानें और नेशनल डायलिसिस स्कीम के तहत जिला अस्पतालों में रियायती डायलिसिस की सुविधा दी जाएगी। As on 23rd February 2016, 5,542 villages have been electrified. The government is committed to achieve 100% village electrification by 1st May 2018. ग्रामीण क्षेत्र के लिए 87,761 करोड़ रुपए के अलावा 2,70,000 करोड़ रुपए का फंड ग्राम पंचायतों और नगर निगमों के लिए रखा गया है। इसके तहत हर ग्राम पंचायत को 80 लाख रुपए और छोटे कस्बों को 21 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बड़ी बात यह कि जबकि ग्राम सड़क योजनाओं के लिए 19,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मनरेगा के लिए वित्त मंत्री ने 38,500 करोड़ रुपए का बजट दिया है। इसके अलावा डिजिटल लिटरेसी स्कीम के तहत 6 करोड़ ग्रामीणों को जोड़ने का ऐलान किया गया है। 31st March 2017. अमर सिंह के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। Crore has been provided for the जी, तो आइए अब हम आपको पॉइंट वाइज बताते हैं, जल्दी से रैप अप करते हैं आप, ताकि आपको सनद रहे, याद रहे कि किसे क्या मिला है। चलिए, तो किसे क्या मिला? सब खेती के लिए मिले 35,984 करोड़ रुपए। खेती सुधरेगी, गांवों का विकास होएगा, किसान जो खुदकुशी करने वाली जो खबरें आती हैं, जो बहुत दुखद खबरें होती हैं, अब ये खबरें हम ना बताएं आपको, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर 2.2 लाख करोड़ रुपए वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वो दिए जा रहे हैं। अच्छा, सड़क और हाईवे के लिए 97,000 करोड़ रुपए हैं साहब। नितिन गडकरी साहब की ये मिनिस्ट्री है जो 97,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क और हाईवे का निर्माण करेगी। 160 हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा और परमाणु विद्युत उत्पादन के लिए 3,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं इस बार के बजट के लिए। तो 2016-17 में 10,000 किलोमीटर हाईवे बनाने का जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य रखा गया है। नितिन गडकरी साहब लगातार दावा करते हैं कि जब तक सड़कों का निर्माण नहीं होगा, गांवों को सड़कों से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक गांवों में विकास होना असंभव है।
मोदी साहब भी ये बात कहते हैं और उसी की कोशिश भी दिख रही है बजट में। सरकारी बैंकों के लिए जो फंड मिला वो है 25,000 करोड़ रुपए का। ये यहां क्लियर करना बहुत जरूरी है कि ये जो 25,000 करोड़ रुपए है ना साहब, ये बैंकों को क्यों दिए जा रहे हैं। दरअसल आपको याद होगा कुछ दिन पहले खबर आई थी कि 1,14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जो बड़े बड़े कारोबारियों ने देश के अलग अलग बैंकों से कर्ज के तौर पे ली थी, अब वो कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है, यानी पैसा डकार गए हैं वो, और ये कहते हुए कि वो दिवालिया हो गए हैं, डिफॉल्टर हो गए हैं। और ये जो 1,14,000 करोड़ रुपए का फंड था वो बैड डेप्ट हो गया था साहब, वो एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। यानी कि सरकार को लग गया था चूना, बैंकों को हो गया था घाटा, और उसकी भरपाई करने के लिए ये 25,000 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। और ये सरासर ऑब्जेक्शनेबल है कि आप एक तो अपना जो लोन है, जो अपना कर्ज है, वो उसकी अदायगी नहीं कर पा रहे हैं और 25,000 करोड़ रुपया और दे रहे हैं बैंकों को घाटा पूर्ति करने के लिए। तो इस पर लोगों ने सवाल उठाया है। अच्छा, इस बजट में नौजवानों के लिए क्या है साहब, ये समझिए। हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान साल 2016-17 के बजट में किया गया है। 62 नए नवोदय स्कूल खोले जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, और ऐसे तमाम स्कूल कॉलेज और खोले जाने चाहिए। स्कूल कॉलेज अब डिजिटल सर्टिफिकेट देंगे, ये अपने आप में एक बड़ा इनोवेटिव तरीका खोजा गया है। 15,000 स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स और खोले जाएंगे, जो अभी काम कर रहे हैं वो तो करेंगे ही। स्किल डेवलपमेंट के लिए 17,000 करोड़ रुपए का एक नया प्रावधान किया गया है, ये भी अच्छी बात है। गांवों में, दूर दराज के क्षेत्रों में, शहरों में, कस्बों में, मझोले शहरों में बहुत सारे नौजवान ऐसे होते हैं जो स्किल्ड होते हैं लेकिन मौका नहीं मिल पाता है, तो स्किल को डेवलपमेंट किया जाएगा। अच्छा, आर्थिक सुधार क्या है साहब, आधार कार्ड को संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा, ये एक अच्छी पहल के तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन जो आधार कार्ड बनाने में फर्जीवाड़ा होता है उसको आप कैसे रोकेंगे, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। भारत में बने फूड प्रोडक्ट्स के लिए 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई सुनिश्चित किया जाएगा आर्थिक सुधार के तौर पे। बैंकों की सेहत सुधारने के लिए बैंकरप्सी बिल लेकर आया जाएगा, जी ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बैंकरप्सी बिल जो होगा वो क्या एनपीए की बढ़ती हुई लागत को कम कर रखेगा, क्या जो डिफॉल्टर हैं, जो दिवालिया हैं, उन पर नकेल कसी जाएगी, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होगा बैंकरप्सी बिल में। सेबी कानून में संशोधन किया जाएगा। आर्थिक सुधार के लिए तमाम पहल की जा रही है। सरकारी बैंकों में 50% तक हिस्सेदारी लाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो सरकारी क्षेत्र है वहां पर हम प्राइवेट एंटाइटीज को और पीएसयूज को भी हम हिस्सेदारी बेचेंगे ताकि वहां पर ज्यादा पैसा आए और मैनेजमेंट को मैनेज करने में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आए, इफेक्टिवनेस आए। विनिवेश विभाग का नाम अब दीपम होगा। जो डिसइन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट था अब उसका नाम दीपम होगा। आपको याद हो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर देश के पहले बने थे जसवंत सिंह साहब जी। तो अब योजनाओं के बाजार में क्या क्या आया भाई साहब, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई, ये योजना का बाजार है। अच्छा, फिर क्या आया, 1/3 लोगों को कवर करने के लिए हेल्थ स्कीम भी योजनाओं के बाजार में एक नई योजना आई है। कितनी कारगर होगी ये लागू होने के बाद समझ में आएगा, लेकिन नाम अच्छा लग रहा है। बीपीएल के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीब लोग हैं उनके लिए सरकारी सब्सिडी पर कुकिंग गैस कनेक्शन स्कीम देने की बात हो रही है। जो सब्सिडी तकरीबन 60-62 लाख लोगों ने जो सब्सिडी छोड़ी, अब उसका फायदा यहां पर प्रत्यक्ष तौर पे गरीबों को, बीपीएल वालों को देने की कोशिश कर रही है सरकार। यह स्वागत योग्य कदम है, अच्छी बात है। स्वच्छ भारत योजना के लिए 9,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या भारत वाकई स्वस्थ हो रहा है, स्वच्छ हो रहा है, यह देखना भी बहुत जरूरी होगा। गांवों के विकास के लिए दीनदयाल अंत्योदय मिशन की जो है शुरुआत होगी। देखते हैं आगे इसका क्या नतीजा निकलता है। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत बिजलीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। गांव में अगर बिजली पहुंचे बहुत अच्छी बात है, किसको एतराज हो सकता है। ई लर्निंग के लिए नेशनल डिजिटल साक्षरता मिशन खोला जाएगा। ये सब सुनने में अच्छे लग रहे हैं, नाम बड़े भारी भरकम शब्दों के साथ बनाए गए हैं, तुकबंदी मिलाई गई है, लेकिन इनका असर कितना होगा ये अभी तुरंत कहना बहुत जल्दबाजी है। योजना लागू हो जाने दीजिए, जब इसका इवोल्यूशन किया जाएगा, ट्राई पार्टी थर्ड पार्टी इवोल्यूशन होगा, तब समझ में आएगा कि आखिरकार कितना फायदा हुआ है। गांवों के विकास के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना भी लागू की जा रही है। सांस्कृतिक मेल जोल के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये तो भारतीय जनता पार्टी का नारा था और अब उसको जो है एक योजना के तौर पे योजनाओं के बाजार में उतार दिया गया है।
तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बजट को गरीबों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं सबके लिए बहुत अच्छा बताया है। गांव, गरीब, किसान, महिलाएं और युवा, इस बजट का हमारा सबसे बड़ा फोकस है। इनके जीवन में क्वालिटेटिव चेंज लाने के लिए इसमें कई योजनाएं रखी गई हैं। यह बजट गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए समयबद्ध और व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। किसानों की आय को दुगुना करने की दिशा में इस बजट में कई अहम कदम उठाए गए हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण कदम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। जी, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बजट में गांवों के विकास में बिजली और सड़क की जरूरत पर खास जोर दिया गया है। एक महत्वपूर्ण कदम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके तहत निवेश में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है और हर खेत को पानी पहुंचाने की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास है। गांव के विकास में बिजली और सड़क, इस महत्व को मैं और आप हम सब जानते हैं। इस बजट में 2019 तक देश के हर गांव को सड़क से जोड़ने का एक बहुत बड़ा अहम संकल्प है। तो अब बजट आया है तो सरकार में बैठे जो लोग हैं, जो सरकार को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, वो सब कह रहे हैं अच्छा है, लेकिन जो विपक्ष में है वो अपने हिसाब से अनुकूल सत्य बोल रहे हैं। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही देख लीजिए, सुशासन बाबू कहते हैं कि ये बजट तो किसानों का विरोधी है, और लालू प्रसाद यादव जो है वो इस बजट के बहाने से नरेंद्र मोदी जी की पूरी सरकार की आलोचना करने में लगे हुए हैं। ये देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बात करते रहे, लेकिन उसका कोई कंक्रीट कार्यक्रम उसमें परिलक्षित नहीं हो रहा था। जब वो किसान की बात कर रहे थे तो हम लोगों को ये उम्मीद थी कि जो 2014 के चुनाव के वक्त उन्होंने ये वादा किया था कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर तय किया जाएगा। 2 साल बीत गया, आज इस बार उनका तीसरा बजट है और फिर उस बजट भाषण से और बजट के प्रस्तावों से वो गायब है। किसानों का क्या भला होगा अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर तय करने के वायदे को उन्होंने फिर पूरा नहीं किया, यानी 2 साल के बाद भी अपने वायदे पर अमल करने के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। 19 में महाचुनाव होगा, जनरल चुनाव होगा, उसमें आप रहोगे या नहीं रहोगे? मेरा मानना है कि आप नहीं रहिएगा। आपका गिरावट हुआ है, आपकी साख गिरी है, भाषण से देश नहीं चलता। तो ये बोल दिए किसानों को कि हम भारत के किसानों का आमदनी दुगुना कर देंगे, हम 22 में दुगुना कर देंगे। इसकी क्या गारंटी है? आप 22 तक की बात आपने बोल दी कि आप अपना बर्थ रिजर्व कराना चाहते हैं देश के किसानों को एड्रेस करके। देखिए, 2 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक, जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो बैंक से पैसा लेकर डकार जाने वाले उद्योगपति हैं, उद्योग धंधे हैं, उन पर नकेल कसी जानी बहुत जरूरी है। और 25,000 करोड़ रुपए का जो एक फंड बनाया है, इस बजट में बनाने का प्रस्ताव किया गया है। अभी इसको संसद की मंजूरी मिलना बाकी है, पटल पे रखा गया है आज, अब इसमें मंजूरी मिलेगी, उसके बाद ये लागू माना जाएगा 1 अप्रैल 2016 से। उसमें 25,000 करोड़ रुपए का जो फंड है, ये अपने आप में काबिले एतराज है कि आखिरकार बैंकों ने जिस वक्त जिन लोगों को लोन लिया और अगर वो डिफॉल्टर हो गए तो फिर कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ क्या की गई और पैसे की वसूलने के लिए आपने क्या कदम उठाया, पहला। और दूसरा,
जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है किसानों के लिए, किसानों की फसलों को लेकर, उस पे हमको विचार करना होगा, क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की बात करते हैं, आप खेती किसानों की विकास की बात करते हैं, तो विकास ऐसे तो कतई नहीं होगा, क्योंकि लागत मूल्य प्लस 50% मुनाफा को जोड़कर जो समर्थन मूल्य आ रहा है, जिसे आप एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो आंकड़ा तो है ही नहीं ना। अगर वो आंकड़ा नहीं है, यानी कि आपका चुनावी घोषणा पत्र में किया गया एक दावा, एक वायदा, ये सिरे से अभी तक खारिज होता नजर आ रहा है, और इसीलिए विरोधी आपको घेर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये तस्वीर और साफ होगी। एक ब्रेक ले रहे हैं, आपके अपने चैनल न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।